देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सैफई से आया ये वीडियो जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव साथ में दिखाई दे रहे हैं। दोनों सैफई स्थित मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि स्थल पर गए, जहां उन्होंने नेताजी की अस्थियां और चिता की राख को एकत्रित किया। ये तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान परिवार के अन्य लोग भी यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अब ये अस्थियां सोमवार को हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित की जाएंगी। बता दें आपको कि अंत्येष्टि स्थल पर मुलायम सिंह का स्मारक बनाया जाएगा, जिसके काम की शुरुआत हो गई है। वहीं प्रदेश भर से अभी भी कार्यकर्ता और समर्थक सैफई पहुंच रहे हैं और नेताजी को लगातार श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव एक साथ यहां पर दिखाई दिए अंत्येष्टि स्थल पर, और अस्थि एकत्रित करते हुए दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को गंगा में प्रवाहित अस्थियां की जाएंगी। उससे पहले की तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव है। परिवार के और भी लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों सैफई स्थित मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे और अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच करके अस्थियां चिता की राख को एकत्रित किया गया। और भी लोग यहां पर साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब ये अस्थियां सोमवार को कहा यह जा रहा है कि हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित की जाएंगी और अंत्येष्टि स्थल पर मुलायम सिंह का स्मारक भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और लगातार प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं सैफई, और सैफई पहुंच करके श्रद्धांजलि नेताजी को अर्पित कर रहे हैं। इसी बीच में ये तस्वीर जिसमें मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे बेटा अखिलेश यादव और भाई शिवपाल सिंह यादव, दोनों एक साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में परिवार के और भी लोग मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। अलीगढ़ में संविदा कर्मचारी टावर पर चढ़ा। परिवहन विभाग में संविदा कर्मचारी बताया जा रहा है टावर पर चढ़ा हुआ है। कर्मचारी का नाम राजू सैनी बताया जा रहा है। कर्मचारी का आरोप यह है कि उसकी संविदा खत्म कर सैलरी रोक दी गई है। स्थानीय लोग उसे समझाकर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उतरने के मूड में नहीं है। परिवहन विभाग के एक अन्य परिचालक संत प्रकाश ने यह जानकारी दी है कि उसकी तनख्वाह रोक दी गई और संविदा सप्ताह कर दी गई है। उल्टी सीधी कटौती की जाती है, इसलिए परेशान होकर टावर पर युवक चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। की तनख्वाह रोक दिया, संविदा समाप्त कर दिया और कटौती करिए कि उल्टी सीधी। अच्छा, ये ऊपर चढ़ गया है। हाँ, क्या कह रहा है ऊपर से? तो आप ही समझ फांसी लगाएगा साहब, फांसी लगाएगा। ये कौन सी जगह है? ये वो है सूत मिल चौराहे, वर्कशॉप है। अच्छा, तो ये परेशान है क्या? हाँ। क्या वजह? क्या वजह तो आप पूछ लो। अब बड़ी खबर है, ज्ञानवापी विवाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा है। श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा मामले में हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है मुस्लिम पक्ष से बड़ी जानकारी मिल रही है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में आपत्ति की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की अपील। ऑर्डर 7 रूल 11 के मामले में 12 सितंबर को आए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। 18 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी। लेकिन जिला कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी सुनने लायक नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, और इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है मुस्लिम पक्ष। चलिए और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है, क्या डिटेल्स हैं, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने केस दाखिल किया था। और इस मुकदमे में मुस्लिम जो पक्ष है, चाहे वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हो या जो दूसरे मुस्लिम पक्षकार है, उन्होंने आपत्ति दाखिल की थी और कहा था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस मुकदमे में सुनवाई नहीं हो सकती है। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका हवाला दिया था, लेकिन जिला जज की जो कोर्ट थी उसने 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाया था। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये मुकदमा
चलता रहेगा। तो इसी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट आया है मुस्लिम पक्ष, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बार फिर से वही दलीलें दी गई हैं और ये कहा गया है कि जब तक हाई कोर्ट से इस मामले का अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक वाराणसी में जिला जज की कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई को स्टे कर दिया जाए, उस पर रोक लगा दिया जाए। अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई हो सकती है और बहुत मुमकिन है कि 18 अक्टूबर को जो पुराने 5 मामले चल रहे हैं उन 5 मामलों के साथ इसे भी कनेक्ट करते हुए उस दिन सुनवाई की जा सकती है। तो मुस्लिम पक्ष ने जिस दिन फैसला आया था उसी दिन ये साफ कर दिया था कि हम जिला जज के इस फैसले से सहमत नहीं है और इस मामले को हाई कोर्ट ले जाएंगे। तकरीबन 1 महीने का वक्त बीता है और मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट आ गया है और अगले हफ्ते सुनवाई होगी। उसके बाद हाई कोर्ट को यह तय करना होगा कि वो जिला जज के जो फैसला था उस फैसले पर मुहर लगाता है या उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव करता है। हालांकि सुनवाई लंबी चलने की उम्मीद है क्योंकि इसमें जो हिंदू पक्षकार हैं उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, मुस्लिम पक्षकारों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, सरकार से भी उसकी राय ली जाएगी और तब जाकर के कहीं हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा। लेकिन देखने वाली अहम बात ये होगी कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक क्या जो हाई कोर्ट है वो वाराणसी की जिला अदालत में जो सुनवाई चल रही है उस पर जी अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है और फिर हाईकोर्ट का रुख क्या होगा वो देखना अहम हो जाता है। शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, यूपी में 5200 मदरसे का सर्वे पूरा हो चुका है। मुरादाबाद जिले में सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए और गोरखपुर से भी खबर है, यहाँ पर 142 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। 20 अक्टूबर तक होना है मदरसे का सर्वे और हर एक मदरसे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। यूपी में 5200 मदरसे का सर्वे पूरा हो चुका है, ये जानकारी है। और मुरादाबाद से खबर ये कि सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे यहाँ पर हैं। गोरखपुर में 142 से अधिक मदरसे हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर की तारीख है जब तक सर्वे का काम पूरा होना है, मदरसे का सर्वे होना है। ये बड़ी जानकारी है। और चलिए हमारे दोस्त साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हमारे साथ हैं और लखनऊ से विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे यहीं पर चल रहे हैं। उबैदुर रहमान, क्या जानकारी है इन मदरसों के बारे में? अब कंप्लीट हो चुका है सर्वे यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुरादाबाद का जो ज़िले का सर्वे था वो पूरा हो चुका है और 585 जो है वो मदरसे अनरजिस्टर्ड पाए गए हैं जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। और जो सर्वे का काम है वो मुरादाबाद जनपद में तो पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी के और जनपदों में जहां रह गया है उसकी रिपोर्ट अभी सरकार को पहुंचना बाकी है। लेकिन अभी तक की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुरादाबाद ज़िले में जो है वो मदरसे अनरजिस्टर्ड पाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट जो है वो शासन को ज़िला अधिकारी के माध्यम से भेज दी गई है। जी ठीक है, ये शासन को भेज दी गई है। आप रहे हमारे साथ, ठीक है उबैदुर रहमान, आपके पास फिर लौट करके आऊंगी। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए 5200 मदरसे जिनका सर्वे हो चुका है और 20 अक्टूबर की तारीख है जब तक पूरी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजी जानी है। यहाँ से क्या जानकारी है आपके पास? देखिए दीपा, बिजनौर में 450 और बस्ती में 401 मदरसे जो है वो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। यानी मुरादाबाद के बाद बिजनौर दूसरे नंबर पर और बस्ती तीसरे नंबर पर। इसके बाद बहुत सारे जनपद हैं। 3000 के आसपास, यानी 5200 का सर्वे पूरा हुआ है। 6500 मदरसे चिन्हित किए गए थे। 3000 के आसपास मदरसे अब तक गैर मान्यता प्राप्त सामने आ चुके हैं। और इसके लिए जो कमेटी बनाई थी, धर्मपाल जो मंत्री हैं उन्होंने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी अब रोज निगरानी कर रही है। चूंकि शासन को रिपोर्ट जानी है, मदरसों का कैसे क्या होना है ये निर्णय लिया जाना है, तो अब रोज उसकी मॉनिटरिंग कर रही है कि सर्वे जो चल रहा है वो तमाम बिंदुओं पर चल रहा था। मदरसे की स्थिति कैसी है, भवन उनका अपना है या नहीं है, और सबसे खास बात फंडिंग के सोर्सेज, क्योंकि फंडिंग इन मदरसों को कहाँ से हो रही है। और मदरसों में बहुत सारी अनैतिक गतिविधियाँ भी सामने आती रही हैं। नेपाल बॉर्डर के तमाम मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर अभी हाल में ATS ने तमाम संदिग्ध लोगों को पकड़ा था जिनका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी
संगठनों से था। तो इसलिए फंडिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ फंड आतंकी गतिविधियों के लिए आ रहा हो, मदरसे में लोग छुपे रहते हैं। और कई ऐसे शिक्षक भी पकड़े गए थे जो शिक्षक बनकर रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे थे। इसलिए सरकार के लिए ज़रूरी हो गया था कि मदरसों को एक तो जो मुस्लिम बच्चे हैं उनकी तालीम को बेहतर किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी ये ज़रूरी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जीवन स्तर है वो बेहतर बनाया जाए मुसलमानों का। अगर शिक्षा अच्छी होगी, बेहतर होगी तो जीवन स्तर आगे बेहतर होगा। मदरसों में क्या दी जाती है, क्या तालीम दी जाती है, इसी को लेकर ये सर्वे है जो लगातार हो रहा है। मुरादाबाद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान यहाँ से लगातार जुड़े हुए हैं। उबैदुर रहमान, देखिए क्या क्या चीजें यहाँ से जुटाई गई हैं और क्या जानकारी यहाँ से मिली है। जो 585 का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, अब इन मदरसों के बारे में आगे क्या क्या कार्रवाई होगी, इनका क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं जो सरकार है उसने जो सर्वे के पॉइंट दिए थे उसमें ये था कि कहाँ से फंडिंग होती है, कितना स्टाफ है, कितने छात्र हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारे साथ जो मदरसे के टीचर हैं वो भी हैं। इन लोगों का कहना है कि जो इस्लाम का जो कानून है ज़कात वाला यानी कि चैरिटी वाला, तो साल में एक बार जो रमज़ान का महीना होता है, हर मुसलमान जो 1-2 लाख रुपये अगर उसके अपने खर्चों के बाद बचते हैं तो 1 लाख पर 2,500 रुपये वो चैरिटी में देगा। उस चैरिटी से ये मदरसे चलते हैं और चंदे से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो चंदा देते हैं, चलते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है। तो अगर मदरसे मान्यता प्राप्त होंगे तो उसके लिए सरकार से भी अनुदान उनको मिलता है। जिन मदरसों को मान्यता है उन मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। तो कोई मदरसे वाला ऐसा नहीं होता कि ना चाहे कि रजिस्टर्ड ना हो, मान्यता ना हो या उसको सरकार से इमदाद ना मिले। लेकिन क्योंकि उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके तरीके होते हैं, तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मौलाना साहब, ये बताइए जो मदरसों का सिस्टम है, 585 मदरसे अनरजिस्टर्ड है मुरादाबाद जनपद में, तो क्या समझते हैं कैसे ये चलते हैं, कहाँ से पैसा आता है? उत्तर प्रदेश द्वारा मदरसों के सर्वे के ताल्लुक से जो बयान जारी किया गया था उसका समर्थन करते हुए हमारे मरकज़ी मदरसा जामी नईमिया के प्रिंसिपल मुफ्ती मोहम्मद अयूब खान साहब नईमी ने ये ऐलान फरमाया था, अपील की थी कि जितने भी प्रदेश के अंदर अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उन अनरजिस्टर्ड मदरसों का जो 12 बिंदु वाला जो एक फॉर्मेट है उसको भर के अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में डीएम के वहाँ जमा करें ताकि उनका एक डाटा पूरा कलेक्ट हो सके। और आप यहाँ पर आई थी टीम आपके मदरसे में भी? जी, हमारे मदरसे में भी आए और हमारे मदरसे में हमने अपील की थी। तो 117 ऐसे मदरसे हैं जो अनरजिस्टर्ड थे और उन्होंने यहाँ आकर अपना फॉर्म सबमिट किया और हमने उस फॉर्म को डीएम साहब के यहाँ और एडीएम सिटी साहब के वहाँ जमा कर दिया है। और जैसे कि आपके ये चलते जैसा कि आपके चैनल के माध्यम ये बहुत जी मैं बताता हूँ, ये मदरसा जामे नेमिया है, अरेबिक यूनिवर्सिटी है और ये बहुत ऐतिहासिक मदरसा है, यानी कि आज़ादी से पहले का मदरसा है। और फ्रीडम फाइटर्स का जो मूवमेंट चला था तब भी इस मदरसे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बहुत बड़ा मदरसा है। और सबसे पहले जब सर्वे की बात आई थी उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले एबीपी गंगा ने जो खबर चलाई थी, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उसका वेलकम किया था। मुफ्ती मोहम्मद अयूब खान नईमी साहब ने उन्होंने कहा था सरकार का ये काम होता है कि वो सर्वे करे, ये देखे कि कहाँ कौन रजिस्टर्ड नहीं है। और अपील भी की गई थी और उस अपील का असर हुआ था कि लोगों ने आगे बढ़ करके यहाँ से संपर्क किया। इस मदरसे के ये बता रहे हैं कि लगभग 1000 लोगों के जो मदरसों के कितने 117 मदरसे जो 100 कुछ मदरसों का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसमें इन लोगों ने मदद की, उन लोगों को कागज बताए क्या चाहिए होता है। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो फंडिंग है या मान्यता, ये सरकार का काम है कि वो जब योजना आए बनेगी तो उसे पता तो होना चाहिए कितने बच्चे जो हैं मदरसों में पढ़ रहे हैं। वेलकम किया गया था इस फैसले का और अभी सर्वे लगातार हो रहा है। 5200 मदरसों का सर्वे हो चुका है। 20 अक्टूबर की तारीख है जब तक सर्वे कंप्लीट होना है। शुक्रिया विवेक और उबैदुर रहमान आपका पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर है, माफिया अतीक अहमद की 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। लखनऊ के गोमती नगर के विजय खंड में अवैध संपत्ति है। अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर जमीन है और भैंसोरा में करीब 51 बिस्वा जमीन की भी जानकारी मिली है। दोनों ही जमीनों की अनुमानित कीमत 34 करोड़ बताई जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में खनन माफिया इनामी बदमाश जफर 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी जफर को गिरफ्तार कर लिया और मुठभेड़ में जफर को गोली भी लगी। एक आ गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 दिन पहले 12 अक्टूबर को जफर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और फायरिंग के दौरान उत्तराखंड की एक महिला की मौत हो गई थी। कई पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड पुलिस और मुरादाबाद की पुलिस आमने सामने भी आ गई थी। तभी से पुलिस जफर की लगातार तलाश में थी और आखिर में 15 अक्टूबर की सुबह यानी कि आज सुबह पुलिस ने मुरादाबाद में इनामी माफिया जफर को घेर लिया
एसएसपी हेमंत कुटियाल ने यह जानकारी दी है कि जफर दिल्ली भागने की फिराक में था, तभी सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे घेर लिया। कैलसा रोड पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जफर अली को पैर में गोली लगी। जफर पर बीते दिन ही इनाम की राशि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में काकरखेड़ा का रहने वाला है जफर। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर 1 लाख रुपए का इनामी जफर अली गिरफ्तार हो चुका है। हमारे साथ एसएसपी मुरादाबाद हेमंत कोठियाल साहब हैं, इससे बात करते हैं। सर, ये जो इनामी बदमाश था, इसकी तलाश थी, किस तरह से गिरफ्तारी हुई और मुठभेड़ में कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, ये जो जफ़र था आज सवेरे पाकबाड़ा क्षेत्र में दिल्ली की तरफ निकलते हुए ये गिरफ्तार हुआ है। लगातार आपको पता है कि 48 घंटों से बॉर्डर्स पे हर जगह की चेकिंग चल रही थी और हर जगह की फ़ोटो थी। टीम को ये ज्ञात हुआ कि ये जफ़र है, तो टीम को इसे पकड़ने का प्रयास किया और प्रयास में इसने भी फायर किया है और इस पर गोली लगी है उसके पैर में। अभी अस्पताल ला के इसको प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। अभी ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, तो जब ये बोलने की स्थिति में रहेगा तब इसके बयान वगैरह नोट किए जाएंगे। साइकिल से दिल्ली की जाने की फिराक में था और उसी दौरान पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई। इस आरोपी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस जो है इसको ज़िला अस्पताल ले आई है मुरादाबाद और उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद जब वो बोलने की स्थिति में होगा तो उसके बाद पुलिस का कहना है कि उससे पूछताछ की जाएगी और जो पिछली घटनाएँ हैं उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। और इसी के साथ ही 10 के दहाड़ में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें आगे भी लगातार जारी है, रहें हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।